My name is Munassar Abbas and it's my second topic on fertilization. So let's start our topic on fertilization. Fertilization पे जाने से पहले हमें सबसे पहले तो कुछ बेसिक है लाइक व्हाट इज़ ग्राफियन follicles and structure of sperm and then our mature ovum. First of all, I will draw a Graafian follicle. What is Graafian follicle? Graafian follicle is the follicle that is the mature follicles with the help of follicle stimulating hormone that is released from the our hypothalamus before ovulation. It will ripen our follicles. That one is the our center of nucleus where our genetic material on meiosis 2 stage is stored होता है जहाँ पे and इसके साथ ही होता है हमारे सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. ये ग्रैनुलोसा सेल्स बनते हैं बाय द सिक्रीशन ऑफ आवर डेवलपिंग ओवम. और इसके ऊपर ये कुछ सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं कोमुलस ऑर्फस. इसको कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. और ये हमारा डेवलपिंग ओवम होता है और इट इज़ नॉट अ मैच्योर ओवम. ये मायोसिस टू की फेज़ मेटाफेज़ में अरेस्टेड होता है. जब तक हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होती ये मेटाफेज़ 2 में रहता है. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये अपनी फर्दर मैच्योरेशन करता है और डिफिनाइट ओवम बनता है. लेकिन जब तक एक स्पर्म आके इन फ्लोपियन ट्यूब इसको टच नहीं करता, इसकी मेम्ब्रेन को, कोरोना रेडिएटर को एंड जोना पेलोसिडा को, उस वक्त तक ये इस मेयोसिस 2 स्टेज में रहता है, मेटाफेज़ में रेस्टेड रहता है. और इसको सराउंड करते हैं जी सेल्स. इन सेल को कहते हैं हम थीका सेल्स. Theca cell also involved in the production of estrogen and later it also involved in the production of progesterone. ये बनते हैं हमारे स्ट्रोमल सेल, स्पोर्टिंग और स्ट्रोमल सेल ऑफ ओवरी. देन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म पे सबसे ऊपर एक होती है कैप, देन होता है इसका मिडल पीस, देन होता है फ्लैजेलम एंड देन होती है टेल. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इस पे कुछ होते हैं, एक कैप सी चढ़ी होती है जिसमें होते हैं स्टोर एंजाइम. क्योंकि ये एंजाइम हमारी हेल्प करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये जाके पहले तो ओवम होता है उसके साथ टच करते हैं और जब ये टच करते हैं तो ये कुछ एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट करते हैं जोना पेलोसिडा में और इंटर होते हैं ओवम में और अपना जेनेटिक जो मटेरियल होता है स्पर्म का वो ट्रांसफ़र करते हैं ओवम में. सबसे पहले से कहते हैं एक्रोसोम. ये होता है हमारा हेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है और भी चीज़ होती हैं. इसके बाद ये हमारा आता है मिडल पीस, मिडल पाइस. इसमें होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और मेन फंक्शन होता है इसका यहाँ एटीपी प्रोडक्शन करना. मोस्टली जो सेल हमारे यूज़ करते हैं वो करते हैं ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, बट स्पर्म करता है फ्रुक्टोज को यूज़ और यही इसकी एनर्जी का मेन सोर्स है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. एंड टेल हेल्प करती है फॉर द ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ आवर स्पर्म. आवर स्पर्म्स आर रिलीज व्हेन that one is considered a uterus. First of all हमें
जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो होती है एम्पुला में, फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट होता है एम्पुला. सो नाउ आई कैन डिस्कस व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज अ बेसिक इन विच ovum and sperm combine to form a fertilized egg and fertilization occur. It is in simple, it is the mixing of intermingling of chromosome of sperm and from female ovum. Ovum plus sperm involved in the formation of fertilization. Then we divide the fallopian tube into three parts. First one is the infundibulum, second one is the ampulla. It has very large lumen where our mostly fertilization occur in ampulla. Then third one, our part is the body of. Then we divide the uterus into three parts. First one is the cervix, that is the lower portion of uterus. Then the middle portion is called the body, and that one is the upper portion of uterus. So most of our development of and placental formation occur in anterior and posterior part of the body and middle portion of uterus. So when ovum is released into our fallopian tube. fallopian tube में जब हमारा ovum रिलीज होता है जिसको कहते हैं ovulation. Ovulation is the process in which release of ovum into fallopian tube. It is released by the help of luteinizing hormone that is released from the hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस से आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसको करता है ओव्यूलेशन, और ओवम आता है हमारा फ्लोपियन ट्यूब में. तो बेसिकली ओवम आता कैसे है फ्लोपियन ट्यूब में? कोई तो स्ट्रक्चर होगा जो इसको ले आता होगा फ्लोपियन ट्यूब में, क्योंकि जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, लाइक ये हमारी ओवरी है और ये होते हैं फिम्ब्रिया होते हैं इस पे. फ्लोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट होता है जिसको इन्फंडिबल कहते हैं. फिम्ब्रिया हर वक्त ओवम ओवरी को टच करते रहते हैं. जैसे ही ओवम रिलीज़ होता है तो वो उसको पकड़ के इसमें डाल देते हैं फ्लोपियन ट्यूब में. एक तो फ्लोपियन ट्यूब हो गई, फिम्ब्रिया के स्ट्रक्चर के थ्रू जाता है ओवियम इस फ्लोपियन ट्यूब में, और दूसरे होते हैं इसमें सीलरी होते हैं, कोलमनर सीलियर सेल्स होते हैं जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. और थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, peristaltic contraction of fallopian tube. It's very important for the movement and transport of ovum into fallopian tube. Then जब हम कपुलेशन करते हैं, सेक्स करते हैं, तो हमारा जो स्पर्म होते हैं वो आते हैं इधर वेजाइना में. स्पर्म हमारी वेजाइना में जाके स्टोर होते हैं. सो हाउ दे कैन इंटर एंड मूव एंड रीच अप टू दी आवर ओवम दैट इज़ प्रेजेंट इन दी एम्पुला. बेसिकली स्पर्म में होती है टेल जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है. जैसे जो होती है वेजाइना, इसकी पीएच होती है बेसिक एसिडिक पीएच होती है. एसिडिक पीएच इसलिए होती है क्योंकि जो फीमेल का यूरिनरी सिस्टम है वो बिल्कुल की एक तो कम होती है, और सेकंड वन इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकते हैं, इसलिए इसकी पीएच एसिडिक होती है ताकि इसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके. और जब हमारे स्पर्म यहाँ आते हैं तो जैसे ही इंटर होते हैं स्पर्म, उधर से ओवम आता है, ये इंटर होते हैं हमारी सर्विक्स, एंड देन व्हेन इट रीच इनटू द मिडिल पार्ट अ बॉडी ऑफ दिस यूट्रस, तो इधर कॉन्ट्रैक्शन होती है. इधर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है. सीलरी कोलमनर सीलरी सेल्स होते हैं जो कंट्रैक्शन के थ्रू स्पर्म को प्रोपेल करते हैं एंड देन रीच अप टू एम्पुला एंड फर्टिलाइजेशन अकर होती है. देन
अब हम बात करेंगे कि ओवल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। ओवल्यूशन बेसिकली प्रोसेस है कि एग रिलीज होता है हमारी फ्लोपियन ट्यूब में। सो ओवल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस बेसिकली ओवल्यूशन हमारी मोस्टली होती है 14 डेज 14 डे पे 14वें दिन पे होती है। बिफोर होती है जो इंक्रीज होता है हार्मोन वो होता है एस्ट्रोजन, और आफ्टर होता है प्रोजेस्टेरोन। देन इन दिस follicular phase is occur. Follicular phase, it means formation of Graafian follicle. आफ्टर ओवल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हमारी ल्यूटियल फेज, जिस एक येलो कलर का बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन करता है एंड बीटा HCG, डैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर फीमेल को ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाए, अगर उसकी प्रेगनेंसी अक्रेंस हो जाए तो चेक करते हैं हम, एक स्ट्रिप मिलती है जिसको से हम चेक करते हैं बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। देन my next topic is about the formation of germ layer. So how germ layer form? Basically, first of all I will draw of uterus, formation of bilaminar and trilaminar germ layer। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल के जो ओवम होता है वो अभी मैच्योर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी मायोसिस 2 कंप्लीट करता है। इट विल कंप्लीट मायोसिस 2 एंड फॉर्म ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। एक सेंट्रोमियर होता है और एक ही क्रोमेटिड होता है। इसका नंबर होता है 1n। जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, हम जो पता चला सकते हैं वो होती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमेटिड वी कैन काउंट नंबर ऑफ DNA एंड जेनेटिक मटीरियल। देन व्हेन fertilization occur, first of all fertilization occur, that one is the female chromosome and that one is the male chromosome. They will first of all they will duplicate होते हैं ये, और फर्दर प्रोसेस होता है एंड देन they will intermingle and then meiosis occur and 2 cell formed. माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से इनको डिवाइड किया जाता है और सेंटर में एक क्लीवेज फॉर्म होती है इन्वेजिनेशन टाइप, और ये इसको डिवाइड कर देती हैं 2 सेल्स में।
और क्रोमोसोम को डिवाइड कर देती है। और ये डिवाइड होता है 2 सेल्स में, एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया। इसे कहते हैं क्लीवेज। फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल, देन फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल, देन फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल। 8 सेल के बाद होती है फॉर्मेशन ऑफ 16 सेल, जिसको कहते हैं मोरूला स्टेज। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्स्ट डे में होती है, क्लीवेज होती है ये भी फर्स्ट डे में होती है, फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल्स सेकंड डे में, एंड फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल एंड 16 सेल होती है थर्ड डे में। थर्ड डे के बाद सेल्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। 16 सेल स्टेज इज द मोरूला स्टेज। और कुछ जो सेल होते हैं सेंटर में वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। और ये कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं सेंटर वाले सेल। पेरिफेरल सेल वाले हेल्प करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड सेंट्री सेल फॉर्म करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो व्हेन दे रीच इनटू द इन डे 5 in the uterine tube, uterus, when they reach in the uterus, तो ये अपने अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट करते हैं। जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है तो ये पेरिफेरल सेल होगी, बट जो सेंटर वाले सेल होते हैं वो अपने आप को एक साइड पे लगा लेते हैं, एक साइड पे चलेगी और इसमें फ्लूइड एक्युमुलेट होता है और इट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम और सिस्ट, दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। सिस्ट हमारे पास फॉर्म हो गया। देन हम फॉर्मेशन ऑफ, देन आई विल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ बाइलैमिनर डिस्क। How our bilaminar disc is formed? जैसे ही यूट्रस में जाते हैं इसमें अंदर एक्युमुलेशन होता है, फ्लूइड बनता है, एंट्रा बनता है। ये पेरिफेरल सेल्स हो गए और ये सेंट्रल सेल जो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये होगा हमारा एंट्रम और सिस्ट फॉर्म हो जाए। देन दे विल गो इनटू फॉर्मेशन ऑफ, जो ये पेरिफेरल सेल होते हैं ये फॉर्म करते हैं हमारा ट्रोफोब्लास्ट। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। और जो सेंट्रल सेल होते हैं वो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और ये हमारा हो गया एंट्रम। Then these cells divide into, trophoblast is divided into 2 types. First one is cytotrophoblast and second one is syncytotrophoblast. जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, वेल सर्कमस्टाइल्ड होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ये बन गया सेल। बाकायदा इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और ये
एक तरतीब से पड़े होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जबकि जो सिंसेशियल ट्रोफोप्लास्ट होते हैं वो रैंडम प्रेजेंट होते हैं, लाइक इस तरह। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, रैंडम पड़े होते हैं, नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, नॉट वेल सर्कमस्क्राइब्ड, और उनके न्यूक्लियस भी रैंडम पड़े होते हैं। It is so there are two poles that is involved in the formation of embryo, that is the antrum that form formation of embryo। एक होता है एम्ब्रियोनिक पोल, जो एम्ब्रियो ब्लास्ट के बिल्कुल करीब वाला पॉइंट होता है वो होता है एम्ब्रियोनिक पोल, और उसकी जो पॉजिटिव साइड होते हैं उससे कहते हैं हम एम्ब्रियोनिक पोल। जो सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट होता है वो उसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है एरिया ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ इसकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से ये डेवलप होता है और आगे इसने बनाने होते हैं प्राइमरी विलाई। देन नेक्स्ट स्टेज विल बी दी second stage trophoblast first form, then trophoblast is divided into two parts. First one is the cytotrophoblast and second one is the random place structure that is outer to the cytotrophoblast, that is called syncytial trophoblast, and in the middle there are some structure that are involved in the formation of our embryo। ये भी साथ साथ मतलब इसकी भी ना साथ साथ डेवलपमेंट होती रहती है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये भी डिवाइड होता है और वेल अपने आप को सेल को अरेंज करता है, कुछ कोबाइडल सेल बनाते हैं, कुछ कोलमनर सेल बनाते हैं। कोलमनर सेल को हम एपीब्लास्ट कहते हैं और जो कोबाइडल सेल होते हैं वो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। देन एम्ब्रियोनिक पोल बन गया, देन आई ड्रॉ अ यूट्रस, जैसे ये आता है अप टू 6 डे, ये आ गया 4 डे में आता है इधर यूट्रस में, अप टू 5 डे ये बनाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट। देन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन देयर इज ए प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वेल डेवलप्ड ग्लैंड्स फॉर्म होते हैं और आर्टरीज बनती हैं। सो जैसे ही इधर इंटर होता है आई विल ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन। पहले एस्ट्रोजन बनाती है, थिन सी लेयर बनाती है जिसमें ग्लैंड बनते हैं और आर्टरीज बनती है। जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है, जैसे एवोल्यूशन होती है तो प्रोजेस्टेरोन बनता है थ्रू कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम हेल्प इन दी फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेसलर आर्टरी होती है, देन इट विल डिवाइड टू फॉर्म द स्पाइरल आर्टरीज। स्पाइरल आर्टरी बन गई। स्पाइरल आर्टरीज आल्सो गिव ब्लड टू द developing placenta. How will this I will discuss now. When the formation of syncytial trophoblast and cytotrophoblast occur about day 6, जो एपिथेलियल होती है इसकी एंडोमेट्रियम की, ये थ्रू दी कुछ होते हैं लाइक सिलेक्टिन्स एंड इंटीग्रिन्स, इसके थ्रू ये इसको कैच करता है और अंदर की तरफ प्रोलिफरेट करता है। हमारी ये यूट्रस जब डेवलप होती है एंडोमेट्रियम तो इसकी 3 लेयर होती है। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड द कॉम्पैक्ट लेयर, मिडिल पार्ट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्जी लेयर and that one is called the basilar layer. If fertilization occur तो ये लेयर अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती
तो ये जो 2 लेयर होती हैं ये ना डिजनरेट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इनमें सप्लाई कम कर दी जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्पाइरल आर्टरी काज द डिसकंटिन्यूस ऑफ ब्लड टूवर्ड द कॉम्पैक्ट लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर। नेक्रोसिस होती है और ये हिस्सा शेड हो जाता है, ये हिस्सा रिलीज़ हो जाता है और तो ब्लीडिंग के प्रोसेस के थ्रू ये चैनल से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड टेब्रस। If fertilization occur, then it will through the selected anterior go into the middle spongy layer and compact layer of the endometrium। ये spongy layer और compact layer of endometrium में जाता है और अपनी further development करता है in the endometrial spongy and compact layer। ये एम्ब्रियोनिक सेल हो गई, ये एंट्रम हो गया, ये सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट हो गया और ये अंदर वाला होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। देन जब ये डेवलपमेंट हो जाती है इसकी, ये एंडोमेट्रियम, कॉम्पैक्ट लेयर, स्पॉन्जी लेयर, बेसिलर लेयर। जब ये अंदर जाता है इधर एंडोमेट्रियम की लेयर नंबर कॉम्पैक्ट लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर में, तो जो सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट होता है इसमें कुछ लैक्यूनर स्पेसेस डेवलप होती हैं। लाइक ये हो गया हमारा अंदर का हिस्सा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया एम्ब्रियोनिक सेल्स और ये ऊपर का हिस्सा होता है एम्ब्रियोनिक पोल एंड एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है जबकि एब एम्ब्रियोनिक की पोल तरफ इतनी प्रोलिफरेशन ऑफ सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट नहीं होती और इसमें बनते हैं ल्यूकिनर सेल्स। लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकिनर बनते हैं और थ्रू द स्पाइरल आर्टरी स्पाइरल आर्टरी से ब्लड आता है हमारा इन ल्यूकिनर्स में और ब्लड वापस चला जाता है थ्रू द वेन इनटू फीमेल। इट इज़ द फर्स्ट सर्कुलेशन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड मैटरनल ब्लड that gives supply blood and nutrition to the developing embryo, and that one is the how trophoblast form, how syncytial trophoblast form, how we can differentiate between the cytotrophoblast and syncytial trophoblast। cytotrophoblast जो होता है वो वेल अरेंज होता है सेल्स, बाकायदा इनकी एक अरेंज लगी होती है और इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं। बट जबकि जो सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वेल सर्कमस्क्राइब्ड नहीं होते, उनके न्यूक्लियस भी रैंडम पड़े होते हैं और इसमें ल्यूकिनर स्पीसीज होती हैं थ्रू विच ब्लड कैन सर्कुलेट बिटवीन द फर्स्ट सर्कुलेशन फॉर्म बिटवीन द प्लेसेंटा एंड मदर, देन थ्रू द सम प्रोसेस eventuate then primary villi is formed that help in the attachment of our embryo into the spongy and basal layer of endometrium। ये जो होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये ऊपर की तरफ अपनी प्रोलिफरेशन करते हैं और इस तरह हुक टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हुक टाइप स्ट्रक्चर आर सराउंडेड बाय सिंसेशियल ट्रोफोब्लास्ट और इनको कहते हैं हम प्राइमरी विल्लाई। प्राइमरी विल्लाई and how the primary villi also form that are hook-like structure that help in the attachment of developing embryo with the our endometrium। sometime if epithelial की ये जो होती है लेयर ये नहीं सही बनती, जो ब्लड होता है वो लैक्यूनर स्पेस में आता है। इफ़ there is no formation or generation of the epithelial through which our developing ब्लास्टोसिस्ट इंटर इनटू द एंडोमेट्रियम, अगर ये क्लोज नहीं होती तो कुछ ब्लड रिलीज होता रहता है
और जब रिजल्ट रिलीज़ होता है तो ये अबाउट डे 50 to 16 डे में रिलीज़ होता है। और फीमेल थिंक करती है कि ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट इट्स नॉट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज़ ड्यू टू नॉट फॉर्मेशन ऑफ आवर एपिथेलियल लेयर। अगर ये एपिथेलियल लेयर नहीं होगी तो ब्लड कुछ होते हैं ड्रॉपलेट्स जो गिरते रहते हैं, और इट काज द मिसअंडरस्टैंडिंग टू फीमेल, शी थिंक दैट शी इज़ नॉट अ प्रेग्नेंट एंड इट्स symptoms of our menstrual cycle. Then that's end of the trophoblastic layer how form. Now I will discuss how bilaminar and trilaminar discs are formed, and that is the major process involved in the formation of developing embryo. So now how we will discuss now how our trigeminal layers are formed. First of all, we can discuss in previous how syncytiotrophoblasts develop, that are primary villi. From the inner side are the developing cytotrophoblast. In the middle, in the embryonic pole, are the developing embryo. These are random cells, and that one is the antrum. Then in next stage, these cells will arrange themselves. These cells arrange themselves. ये हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये सेल अपने आप को अरेंज करते हैं इनटू 2 डिस्क। फर्स्ट वन जो लोअर डिस्क होती है अपने आप को अरेंज करके बनाते हैं, जो नीचे वाली तरफ होती है उसे बनाते हैं क्यूबॉइडल सेल। क्यूबॉइडल सेल होते हैं इस टाइप के, जो कोलमनर सेल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ये कोलमनर सेल होते हैं, ये क्यूबॉइडल सेल होते हैं। जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें होते हैं कोलमनर सेल्स, जो नीचे वाली होती हैं उसमें होती है क्यूबॉइडल सेल। अपर लेयर कहते हैं हम एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर कहते हैं हम हाइपोब्लास्ट। और एपीब्लास्ट से कुछ सेल ऊपर की तरफ प्लोरिफरेट करते हैं और हम इनको कहते हैं एमनियोटिक ब्लास्ट सेल्स। ये हो गई हमारी एपीब्लास्ट, ये हो गई हाइपोब्लास्ट, और जो इसमें ये वाला एरिया इसे कहते हैं हम एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी। एपीब्लास्ट से कुछ सेल ऊपर की तरफ प्लोरिफरेट करते हैं एंड दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक ब्लास्ट्स एंड एमनियोटिक कैविटी। जबकि जो होती है हमारी नीचे वाली लेयर होती है हाइपोब्लास्ट, इससे कुछ सेल नीचे की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यॉक सैक। इसे कहते हैं प्राइमरी यॉक सैक। फर्दर फ्रॉम द एपीब्लास्ट सेल और प्रोलिफरेट करते हैं और फॉर्म करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यॉक सैक। सेकेंडरी यॉक सैक। So amniotic cavity cells are formed from the epiblast, but the yolk cell and primary and secondary yolk cells are formed from the hypoblast. जो नीचे वाली प्राइमरी होती है, जो yolk sac होती है, ये डिजनरेट होती है और ये सेल की एक नई लेयर बनाती है। यहाँ से हमारा होता है प्रीकॉर्डियल प्लेट। ये सेल नीचे की तरफ डिजेनरेट करते हैं, नीचे तरफ मूव करते हैं। हाउ आई कैन ड्रॉ नाउ। एपीब्लास्ट बनती, एपीब्लास्ट सेल ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं, डाटा इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर एमनियोटिक कैविटी
एंड सेल कुछ होते हैं जो नीचे की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं that are involved in the formation of yolk sac. इसको कहते हैं कोलमनर एपीब्लास्ट। नीचे वाली क्यूबाइडल लेयर होती है, इसको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। ये एमनियोटिक कैविटी हो गई, ये सेकेंडरी यॉक सैक हो गया। और जो प्राइमरी यॉक सैक होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है और इसमें कुछ लैक्यूनर स्पेसेस बन जाती हैं। जो लेयर बनती है बिटवीन दी लेयर ऑफ यॉक सैक कैविटी सेल्स एंड ट्रोफोब्लास्ट, इसमें बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये सराउंड करती है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेयर सी बनती है कनेक्टिव टिश्यू की जो सराउंड करती है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यॉक सैक को और एमनियोटिक कैविटी को। देन इसमें थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी प्राइमरी यॉक सैक की वजह से डिजनरेशन होती है और कुछ ल्यूकिनर स्पेसेस बनती है। ये जब ल्यूकिनर स्पेसेस आपस में कंबाइन करती हैं तो इसमें एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, इस टाइप की स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये पूरी स्पेस इस तरह की एक कैविटी ही हो गई, तो उसके ऊपर एक स्पेस और क्रिएट हो जाती है बाय दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के थ्रू। लैक्यूनर स्पेसेस ऊपर से आती हैं थ्रू प्राइमरी यॉक सैक और इसमें एक ल्यूमन प्रोड्यूस हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ये डेवलप होता है थ्रू दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर इसकी टू लेयर होती है, एक लेयर होती है जो होती है टूवर्ड्स दी यॉक सैक एंड एमनियोटिक कैविटी, इसको कहते हैं हम सोमैटिक, इसको कहते हैं स्प्लैंक्निक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है, इसको हम कहते हैं सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये टू लेयर हो गई। Amniotic cavity, yolk sac, epiblast is formed from the arranged cells of embryonic developing our embryoblast. Embryoblast arrange themselves to form two layers. First layer is called the columnar layer that is involved in the formation of epiblast, and lower layer it is involved in the formation of cuboidal cell that is called the hypoblast. एपीब्लास्ट से सेल ऊपर की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं जो बनाते हैं एमनियोटिक ब्लास्ट सेल्स एंड एक खाली एंट्रम और स्पेस क्रिएटेड जिसे कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। और जो हाइपोब्लास्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो नीचे की तरफ प्रोलिफरेट करती है और बनाती है प्राइमरी यॉक सैक। देन प्राइमरी यॉक सैक के बाद हाइपोब्लास्ट और सेल प्रोलिफरेट करते हैं और फॉर्म करते हैं हमारी सेकेंडरी यॉक सैक। जो प्राइमरी यॉक सैक एंड सेकेंडरी यॉक सैक के दरमियान एक स्पेस क्रिएट होती है। प्राइमरी यॉक सैक डिजनरेट होते हैं और जो हमारी होती है ये एमनियोटिक कैविटी और यॉक सैक इसको सराउंड करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में बहुत सी लैक्यूनर स्पेसेस क्रिएट होती हैं जो आपस में कंबाइन होती है और फॉर्म दी लैक्यूनर स्पेस एक ल्यूमन टाइप स्पेस बनाती हैं जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की टू लेयर होती हैं, एक लेयर होती है जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो की तरफ होती हैं लाइक एमनियोटिक कैविटी एंड यॉक सेल के साथ जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्प्लैंक्निक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और जो लेयर हमारी साइटोट्रोफोब्लास्ट की तरफ होती है इसको हम कहते हैं सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। And that is the end of my lecture, how the trophoblast layers form
trophoblast is divided into two types, syncytiotrophoblast and cytotrophoblast. Then they form the primary villi that are involved in the attachment of embryo into the endometrium. Then I discuss how the epiblast and hypoblast form. Epiblast are columnar cells, but the hypoblast are cuboidal cells, and they form amniotic cavity and Scanneri yolk sac, and here is the precordial plate form. And I want to discuss what is the caudal end and buccal pharyngeal cavity. Buccal end are, one is जो caudal end होता है वो हमारा नीचे वाला होता है towards anus, जो होता है cephalic end होता है हमारा हेड की तरफ होता है. ये बाद में हम डिस्कस करेंगे हाउ cephalic end are involved in formation of our head, and our caudal end are involved in the formation of lower structure like anus and different structures. And that is the end of my lecture on how the trophoblastic layers form, how our bilaminar disc is formed. Thank you.